हेलो दोस्तों, नमस्कार। ओनली सिविल स्कूल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये है आपका यूपी टेट का प्रथम पाली का पेपर, यानी कि जो फर्स्ट पाली में पेपर हुआ है वो पेपर है आपका ये यूपी टेट का, उत्तर प्रदेश जो टेक्निकल एजुकेशन जो शिक्षा होती है टीचिंग मेथड वाली उसका है। और ये है बी, यानी बुकलेट नंबर बी का आंसर की। हम इसमें बहुत सारी आंसर की मतलब अच्छे आंसर्स को बता रहे हैं। मोस्ट ऑफ दैट आंसर्स आपके सही हैं। तो ये 150 मार्क्स का पेपर था और 2.3 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का ये पेपर था दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। ये जो है आपका क्या है दोस्तों, आंसर की है। तो ये ऑफिशियली मतलब मोस्टली हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब इसको एक्यूरेट रखा गया है। इसकी ट्रांसपेरेंसी और इसकी एक्यूरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड है, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षण विधि से स्टार्ट है वह क्वेश्चन पेपर। ठीक है दोस्तों, देखो ये पूरा पेपर था, देख सकते हो। पहला बाल एवं विकास शिक्षण विधि 1 से लेके 30 क्वेश्चन तक। फिर हिंदी भाषा है, फिर अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, गणित, पर्यावरण अध्ययन, यानी इस तरीके से 150 क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है युयुत्सा है क्या। युयुत्सा क्या है दोस्तों, इससे स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि इसको इंग्लिश में कॉम्बैट भी बोलते हैं। तो युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति। क्या है, ये एक प्रवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा इसमें सही है। युयुत्सा का तीसरा मूल प्रवृत्ति है। क्या है, ये एक इंस्टिंक्ट है दोस्तों। क्या है, इंस्टिंक्ट है ये। दूसरा क्वेश्चन है बालिकाओं के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। कौन कौन से तत्व हैं दोस्तों, यानी फैक्टर अफेक्टिंग द सोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन आर। तो इंग्लिश से थोड़ा आप समझ सकते हो कि ये होता है एक तरीके से सोशल इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। ऑप्शन सेकंड जो है इसका दूसरे क्वेश्चन का सेकंड आंसर ठीक है दोस्तों। सेकंड आंसर ऑप्शन जो है ठीक है। तो इसका क्या होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्नलिखित में से कौन सा है। कौन सा नियम है दोस्तों, आप देख सकते हो। तो यहाँ भी पढ़ सकते हो कि वह व्हाट इज द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी लॉ ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट का लॉ क्या है। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनियमित विकास के नियम, यानी कि लॉ ऑफ इररेगुलर डेवलपमेंट इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, तो बी इसमें ऑप्शन राइट है। मैं देखो हिंदी में लगाता हूँ क्योंकि ज़्यादातर हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, क्योंकि इससे डबल डबल लगाएंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों। तो कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है समझो। तो ये है ऑप्शन नंबर सी अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत जो है ये विकास का सिद्धांत नहीं है। सी इज द राइट आंसर, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 5 है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है दोस्तों। तो ये कथन है दोस्तों हरलाक का। ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी कि ये किसका है, हरलाक का ये कथन है दोस्तों। किसका, हरलाक। बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, यानी अधिगम क्या है दोस्तों, अधिगम क्या है, यह एक समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण, यह क्या है, द परसेप्शन ऑफ होल सिचुएशन। सी यानी कि ये वाला सी इज द राइट आंसर है दोस्तों, यानी तीसरा ऑप्शन इसमें क्या है, राइट है ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 का। वही क्वेश्चन नंबर 7 है किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की है। क्वेश्चन नंबर 7 तो ये किसने किया, हर्बर्ट। ऑप्शन नंबर बी हर्बर्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है। यानी ये ग्रंथियों के आधार और उसकी बात कर रहा है, तो ये किससे की है, कैनन ने। ए ऑप्शन इज राइट, कैनन ने किया दोस्तों। 8 का ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें दोस्तों, तो ये कथन किसका है, ये कथन है क्रो व क्रो का। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि क्रो एवं क्रो का ये कथन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि बी एफ स्कैनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये करें अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि है आउटकम ऑफ इमिटेशन एंड री इन्फोर्समेंट। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है दोस्तों। तो ये किया है दोस्तों मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने वर्गीकृत किया है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों
किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किसका है दोस्तों? ये कथन है दोस्तों डम्बिल का। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, डम्बिल का कथन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है दोस्तों? किसका जुड़ा हुआ है? 13 का बी यानी कि गॉल्टन से जुड़ा हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा में ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था दोस्तों? तो 14 का कौन सा है? बी यानी कि साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया दोस्तों? किसने किया है? ये क्या? स्पीयरमैन यानी कि बी ऑप्शन इज राइट, स्पीयरमैन ने किया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है दोस्तों? पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन कहलाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये क्या था? थॉर्न डाइक ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। किसने किया? थॉर्न डाइक ने दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 18 कि औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर यानी IQ लेवल की बात हो रही है। इंटेंट वो क्या बोलते हैं? इंटेंट क्वेश्चन होता है इसको। तो ये कितना होता है? 90 से 109 के बीच में। ए ऑप्शन इज राइट, 90 से 109 के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे दोस्तों? कौन थे? कैटेल थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिया प्रसूति अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर रहे हैं तो ये किसने किया? स्किनर ने किया दोस्तों। यानी कि किसने? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी की बात हो रही है तो ये किसने किया? स्किनर। डी इज ऑप्शन राइट है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों? तो ब्लूप्रिंट से क्या होता है? परीक्षण निर्माण होता है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों। ठीक है, परीक्षण निर्माण होता है तो सी ऑप्शन राइट है रिगार्डिंग दिस। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्नलिखित में से किसने दिया था? यानी कि किसने दी थी दोस्तों? तो किसने दी थी? ये ऑप्शन नंबर बी पियाजे ने। ऑप्शन बी इज राइट है, पियाजे ने दिया। क्वेश्चन नंबर 23 है, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है दोस्तों? किसके मापन में? ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है, अधिगम हेतु निम्नलिखित में क्या सर्वाधिक आवश्यक है दोस्तों? अधिगम हेतु यानी कि लर्निंग, इसेंशियल फॉर लर्निंग की बात हो रही है तो यह परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है, मैच्योरेशन होना बहुत जरूरी है, परिपक्वता नीड है। 24 का ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शैशव काल का समय है। शैशव काल का समय क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष तक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट, ये वाला सॉरी ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी इज राइट, जन्म से 2 वर्ष तक होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है कोहलर? तो लर्निंग की थ्योरी से थे। तो अधिगम के सिद्धांत को कह सकते हो यानी कि थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के सिद्धांत। ऑप्शन डी, 26 का क्या है? डी। क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। 27 का क्या है? 14, यानी कि 27 का है ऑप्शन बी, 14 होती है। मूल प्रवृत्तियां कितनी होती हैं? 14 होती हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों कि मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने शिक्षण हेतु किया जाता है? किसके शिक्षण हेतु किया जाता है दोस्तों? तो किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान यानी कि प्रॉब्लम का सॉल्विंग करने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 28 का डी, समस्या समाधान। 29 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कुत्ता एक विषय था किसके में? 29 का बी है, यानी कि पावलोव में दोस्तों। पावलोव में क्या है? कुत्ता। 29 का बी हो गया। 30, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हैं? किसके घटक हैं? 30 का दोस्तों डी, बी ऑप्शन, यानी कि सृजनात्मकता के, यानी कि 30 का बी ऑप्शन इज राइट, सृजनात्मकता के घटक हैं दोस्तों ये। दोस्तों 31 क्वेश्चन है, ये हिंदी वाला पार्ट आ गया, पार्ट 2 हिंदी का है, लैंग्वेज का। तो ये कह रहे हैं अणा का उच्चारण स्थान होता है। अणा तो ये नाक से होता है, तो नाक का हो गया 31 का सी, यानी कि नासिक क्या हो गया इसका? अणा का उच्चारण स्थान होता है नासिक। अणा बोलती हो तो नाक से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? तो 4 गज मलमल में दोस्तों हो गया 4 गज मलमल, परिमाण यानी कि परिमाण को दिखा रहा है, संख्यावाचक नहीं है। संख्यावाचक होता है मतलब कोई नंबर को डिसाइड करते, तो ये 4 गज मलमल मतलब परिमाण को दिखा रहा है, परिमाण बोधक हो गया। 32 का ए। समास का विलोम क्या होता है? 33 की बात कर रहे हैं, 33 का ऑप्शन सी है व्यास। समास का विलोम क्या होता है? व्यास होता है दोस्तों। ठीक है, 34 का क्या है? शून्य का तत्सम रूप क्या होता है?
शून्य का तत्सम रूप होता है दोस्तों 34 का डी शून्य होता है। शून्य का होता है तत्सम रूप शून्य होता है। शून्य क्या है, तद्भव है। आंख की किरकिरी होने का अर्थ क्या होता है? आंख की किरकिरी होना मतलब तो दोस्तों अप्रिय लगना। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। 35 का हो गया सी, अप्रिय लगना। 35 का सी हो गया दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 में है ये पूरा, मतलब पढ़ने के बाद आपने देखा, पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपने तो सब ऐसे पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का, ठीक है दोस्तों। अब ये क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग और प्रत्यय दो होते हैं, तो प्रत्यय कौन सा है? अक्कड़। सी इज द राइट आंसर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? सबको पता है, ये वैशाली। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37 का बी हो गया वैशाली। स्वच्छंद में कौन सा संधि है? स्वच्छंद में कौन सा संधि है दोस्तों? स्वच्छंद में है व्यंजन, यानी कि 38 का डी। स्वच्छंद में कौन सा संधि हो गया? व्यंजन संधि। डी इज द राइट। 39 है क्वेश्चन नंबर 39। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? कितनी थी दोस्तों? 35 वर्ष, यानी कि 39 का बी हो गया। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति का धर्म है वैदिक धर्म, मतलब 40 का हो गया डी, वैदिक धर्म से है। 41 का क्वेश्चन है, अकाल का पर्यायवाची क्या है? अकाल का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों? ये होता है दुर्भिक्ष। 41 का सी हो गया, दुर्भिक्ष। और 42 का है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य है दोस्तों? ये हो गया ए, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। तो ये ऑप्शन 42 का हो गया हो ए, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। देखो जहाँ पे का की के लग जाता है ना, तो वहाँ पे मिश्र वाक्य जुड़ जाता है, तो ये की लगा दिया है, तो ये क्या हो गया? 42 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर आगे 43 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द, यानी एक शब्द चुनने हैं, तो जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। 41 मतलब 43 का हो गया बी। 44वां मुझसे, 44वां क्वेश्चन है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में वाच्य है। वाच्य पूछा दोस्तों कौन सा? तो ये भाववाच्य। 44 का ए हो गया भाववाच्य। 45 है, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो 45 का हो गया सी, नि धन कपट। और 46 है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। 46 का क्या हो? मॉरिशस। कौन सा है? डी। 46 का हो गया डी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47, सूर सागर किस भाषा की रचना है? तो बताइए। तो 47 का हो गया ए, ब्रज भाषा की रचना है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? तो किसने लिखी है वीरों का कैसा हो बसंत कविता दोस्तों? तो ये लिखिए 48 का बी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने। बी इज ऑप्शन राइट, 48 का बी। 49 में है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है दोस्तों? 49 का हो गया गुणवाचक, यानी कि 49 का सी हो गया। चौराया शब्द में समास, क्वेश्चन नंबर 50 है, चौराया शब्द में समास कौन सा है? तो ये द्विगु समास है दोस्तों, द्विगी समास है, द्विगी समास है, द्विगु समास है। देखो जहाँ पे 4, 5 इस तरीके से नंबर आ जाते हैं तो वहाँ द्विगु समास हो जाता है। तो 50 का ए हो गया। 51 है, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, क्या है? मौखिक का आशु भाषण। यानी 51 का हो गया डी, यानी कि 51 का कौन सा हो गया? डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब हम बात करते हैं 52, क्वेश्चन नंबर 52 की। हिंदी भाषा की बोलियां कितनी है दोस्तों? तो कितनी है दोस्तों हिंदी भाषा की? यह ए 18 बोलियां हैं। 52 का क्या हो गया? ए 18 बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। 53 का हो गया क्या? सामाजिक शब्द में क्या है? समाज प्लस एक। ये 53 का हो गया डी, समाज प्लस एक मूल शब्द हो गया, और ये हो गया एक प्रत्यय हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है दोस्तों? तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है 54 का डी, यानी कि अखिलेश। क्वेश्चन नंबर क्या है? 54 का डी। 55 है, 12 बरस लो कुकर जीव है अरु तेरे लो जीएसआर, यानी कि 55 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये जो की पंक्तियां किसकी हैं? तो ये दोस्तों 55 नंबर क्वेश्चन की पंक्तियां जगनिक की। ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो ये सही वर्तनी है अनुग्रहित की दोस्तों, अनुग्रहित की, यानी कि 56 का हो गया बी, ये वाला अनुग्रहित सही है। 56 का बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें दोस्तों, तो 57 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं, तो ये पैतृक शुद्ध शब्द है। 57 का बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है दोस्तों? तो 58 का क्या होगा? तालु। सा बोल के देख सकते हो, तो तालु हो गया 58 का ए इज द राइट आंसर, तालु। 59 हो गया, अंत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। 59 का कौन सा हो गया? अति, यानी कि 59 का डी ऑप्शन हो गया राइट।
क्वेश्चन नंबर 60 है दोस्तों। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका का क्या अर्थ है, यानी कि उपत्यका का अर्थ है दोस्तों पर्वत के पास की भूमि। 60 का हो गया डी, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहा जाता है, उपत्यका कहा जाता है दोस्तों। तो 60 का हो गया डी इज द राइट आंसर। अब हम करते हैं दोस्तों इंग्लिश, लैंग्वेज इंग्लिश का पेपर है वो कंप्लीट करते हैं। तो देख क्वेश्चन नंबर 61 है, द मीनिंग ऑफ द एडियम टू पुट आउट। 61 का पुट आउट इज, इसको बोलते हैं टू एक्सटिंग्विश। ए इज द राइट आंसर, ए इज राइट है। दूसरा है 62 62, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स वो मतलब सेंटेंस है दोस्तों। तो ये कंपाउंड है दोस्तों, 62 का बी, एक कंपाउंड सेंटेंस है पूरा दोस्तों, ये क्या है, कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, फिल इन द ब्लैंक्स की बात हो रही है। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट द लॉयर, सॉरी दोस्तों। तो 63 का हो गया ए बाई, यानी ए ऑप्शन सही है बाई। 64 हो गया कि फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहे हैं, तो क्या रखा जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ये रखा जाएगा बीइंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। 64 का क्या हो गया सी, बीइंग टायर्ड। 65 में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 65 की बात कर रहे हैं। तो जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस टू मेक ए सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है ज्वाइन करके। द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग इट वॉन्ट कीप अवेक, क्या बनेगा इसका, तो बनेगा ऑप्शन द कॉफी इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, ये इज राइट आंसर। तो 65 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 का क्या है दोस्तों, तो 66 का देखो, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो ए लाइव आस इज बेटर देन ए डेड लॉइन, ये क्या है 66 का 4, यानी कि क्वालिटी की बात कर रहा है। 64 का 66 यानी 66 का 4 हो गया। 67 समझो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन मिस स्पेल्ड, कौन सा इसमें से मिस स्पेल्ड लिखा गया दोस्तों। देखो गवर्नेंस को मिस स्पेल्ड लिखा गया दोस्तों, गवर्नेंस में ए होता है GOVERNANCE गवर्नेंस में। तो 67 का क्या है ए हो गया। 68, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एटेन्यूएट का, आपको क्या ढूंढना है, एटेन्यूएट का सिनोनिम ढूंढना है। तो एटेन्यूएट का मतलब होता है मेक विद, क्या है 68 का डी, मेक विद दोस्तों। तो डी हो गया इसका राइट आंसर। उसके बाद 69 का है, पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। 69 की बात करें 69 का, तो बी इज द राइट आंसर। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द टर्न लेफ्ट। 69 का क्या हो गया दोस्तों, बी हो गया। अब बात करें 70 की दोस्तों, पिक आउट द सुटेबल एंटोनिम ऑफ टाइम गिवन द वर्ड जुडिशियस। दोस्तों जुडिशियस क्या होता है, जुडिशियस का आपको एंटोनिम ढूंढना है। तो जुडिशियस होता है दोस्तों क्या, एक तरीके से न्याय तरीके से, तो इसका क्या होगा बंधन, इम्प्रूडेंट हो गया, यानी कि 70 का सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, राइट आंसर हो गया सी दोस्तों, ठीक है। जुडिशियस हो गया उचित न्याय संगत, तो उसी तरीके से इम्प्रूडेंट हो गया असंगत, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 71। अब 71 में देखो ये पूरा पैराग्राफ है दोस्तों, दिया हुआ है गिवन है, तो आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया, इसको पढ़ना है। 71 का समझो क्या है, तो यह व्हाट डज इनकोर मीन, एनकोर का क्या मतलब है। 71 का हो गया एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद। 71 का ए हो गया, मैं लगातार डायरेक्ट लगाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 72 का हो गया क्या, व्हाट डिड किम डू इन द एंड। 72 का बी हो गया, स्माइल्ड एंड डिसअपॉइंटेड, ठीक है। उसके बाद आता है 73 73 क्वेश्चन। 73 का क्या हो गया, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, व्हाट डज सेंचुरी डिनोट, सॉरी दोस्तों डिनोट, ठीक है, क्या डिनोट करती है सेंचुरी, इसका हो गया 4 ए पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 73 का डी हो गया। 74 का क्या हो गया, व्हाट इज द मैजिशियंस नेम, मैजिशियन का नेम क्या था, तो ये था किरण राठौड़। 74 का डी हो गया। 75 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड। 75 का क्या हो गया दोस्तों, अरेस्टेड, ए कैप्टिवेट मतलब पकड़ के रखना, अरेस्ट करना। 75 का ए हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 76 का हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस। 76 का सी, हैपनिंग सडनली, ठीक है। और इसका अरेस्टेड 75 का ए हो गया, 76 का सी। 77 का व्हाट इज वैंड, वैंड का क्या, 77 का क्या हो गया, स्टिक, सी इज द राइट आंसर। 78 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होपिंग। 78 का होपिंग का मतलब होता है जंपिंग। 79 का क्या हो गया, कंप्लीट द, करना है आपको 79 का, कंप्लीट करो इसको दोस्तों। 79 का हो गया एज, यानी एज ही हैड नॉट, इस तरीके से पेड, तो 79 का डी हो गया। 80 का दोस्तों क्या हो गया, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
यानी कि डेथ लेज हिज आईसी हैंड ऑन किंग्स, तो इसका क्या होगा, ये पर्सोनिफिकेशन हो गया दोस्तों। 80 का हो गया बी, बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों 81 की बात कर रहे हैं हम। चूज द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग, तो समझो इसका क्या है। 81 का ऑप्शन हो गया बी, यानी PRQS इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है, गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग प्रोवर्ब, इस प्रोवर्ब का मीनिंग निकालना है। 82 की बात हो रही है। 82 का हो गया दोस्तों ए। ठीक है, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बॉस, यानी कि इट इज बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव देन टू ट्राई टू गेट दैट इज व्हाट योर्स नॉट योर्स, तो 82 का ए हो गया। अब बात करते हैं 83 की। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ठीक है, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस वी मेट ए ईयर एगो, तो ये कौन सा आएगा इसमें दोस्तों, एगो की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो इसमें आ गया ए। 83 का ए, आई हैड नॉट सीन। ठीक है दोस्तों, सिंस वी मेट, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। 83 का ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल प्रोनाउन, माई सन एंड माई डॉटर आर वेरी फाउंड ऑफ। दोस्तों तो 84 का हो गया, इसमें ऑप्शन हो गया दोस्तों बी, बी या ए, थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है लेकिन देखो क्या रखते हैं। तो 84 का ए हो सकता है और बी भी, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं 85 की। क्वेश्चन नंबर 85 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर की बात हो रही है। 85 का हो गया ए, द बेटर स्वीट मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर। ठीक है दोस्तों, 86 चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो 86 का ऑप्शन हो गया ए, क्या हो गया, डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन नोन एज डेमोग्राफी, तो 86 का ए हो गया। 87 की बात करें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू ए डायरेक्ट सेंटेंस, 87 का ऑप्शन हो गया दोस्तों। 87 का हो गया क्या, सी, आई सेड टू शीला मे आई नो योर फादर, तो 87 का ऑप्शन सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 88, द आइडियम टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स, 88 का हो गया डी, टू इंडल्ज इन सेल्फ प्रेज दोस्तों। 89 की बात करें वहीं दोस्तों कि हु आर द अर्लीस्ट नून इनहेबिटेट ऑफ अंटार्कटिका, तो ये हो गया डायनासोर। 89 का ए। और क्वेश्चन नंबर 90 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज एडवर्ब, तो ये है अपेस। 90 का हो गया सी, अपेस जो है क्या है, एडवर्ब दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं लैंग्वेज संस्कृत की दोस्तों। तो 61 का हो गया, मेरे को नहीं आती है ज़्यादा, तो 61 का मैं बता देता हूँ। अट्टू प्रत्यार के वर्ण हो गए सी, यानी कि स्वर तथा हा या वारा। 62 का हो गया ए, पुणवल, 62 का ए हो गया। 63 की बात करें, 63 का ऑप्शन हो गया बी, क्या हो गया दोस्तों, बी, अध्यहरी, यानी कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अध्यहरी। 64 का हो गया, निम्नलिखित में कौन चतुर्विंश हस्तिन संहिता के नाम से ख्यात है, प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी दोस्तों। 64 का हो गया क्या, सी, रामायण। 64 का सी हो गया रामायण। 65 का हो गया क्या, बी, ज्ञा। इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है, तो ज्ञा, ज्ञानी। 66 का क्या होगा, 79 का संस्कृत संख्या नहीं है। 79 की संस्कृत संख्या कौन सी नहीं है दोस्तों, कौन सी नहीं है बताइए, ये एकनो संपत्ति नहीं है दोस्तों, कौन सी, एकनो, यानी कि 66 हो गया डी। 66 का हो गया डी। 67 की बात करें, दिन भर में पाठ पढ़ डाला, उस वाक्य का अनुवाद करें तो दिन पर्यंत पाठ अपठत। 67 का हो गया सी। 68 की बात करें, उपकृष्णम में कौन सा समास है, तो 68 का हो गया ए, अव्ययी भाव, यानी कि ए अव्ययी भाव समास है दोस्तों। अब हम बात करें 69 की, 32 संख्या की बात हो रही है दोस्तों। 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द कौन सा होगा, ये होगा, कौन सा होगा, द्वात्रंसित, यानी 32 के लिए 69 का ए हो गया। 70 पति शब्द का सप्तम एक वचन रूप होगा, 70 का क्या होगा, पत्यो, 70 का ऑप्शन पत्यो हो गया। 71 क्वेश्चन है, 71 का आंसर क्या होगा, शिशु मोदकाय रोदती उदाहरण है। 71 का हो गया ए, रुत्तार्थानाम प्रियापड़ाम, 71 का ए हो गया दोस्तों। 72 का समझो, उच्च उदाहरण क्या है, 72 का ऑप्शन हो गया ए, सॉरी 72 का क्या हो गया, 72 का थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देख लेना। 73 का क्या है, उष्म वर्णों का बोधक प्रत्यय है, उष्म वर्णों का क्या है, बोधक प्रत्यय क्या है, बी, यानी कि 73 का हो गया बी, सल। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं 74 का। 74 का क्या होगा, पठानी, पठानी रूप है ए, पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का दोस्तों। 74 का ए हो गया। 75 की बात करें, छा मिलकर बना है, छा किससे मिलकर बना है, का और सा से, 75 का सी हो गया। 76 की बात करें, संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वोत्सधम बोला गया है दोस्तों, तो 76 का हो गया डी, श्री हर्ष की रचना को बोला गया। 76 का क्या हो गया डी। हम बात करते हैं 77 से, एक संस्कृत का पूरा कॉम्प्रिहेंशन है एक। तो 77 में क्या क्या है देखो, कि
एक मिनट दोस्तों, 77 के हो गया, यानी कि शिव पद से अन्यार्थ कहा का मतलब है 77 का बी इज द राइट आंसर, 78 का ए इज द राइट आंसर, 79 का ए इज द राइट आंसर, 80 का दोस्तों हल बी इज द राइट आंसर, 81 का ए इज द राइट आंसर, 11 होता है इसमें भैया प्रत्यय का उतना 82 का ए इज द राइट आंसर विसर्ग संधि का दोस्तों। ठीक है, अब 83 समझो, 83 का क्या राइट आंसर है दोस्तों, 83 का हो गया, एक मिनट, 83 का हो गया बी कर्मणा यम प्रभोति, ये इज द राइट आंसर। 84 का हो गया ए यण, 85 का हो गया क्या, 85 का क्या है, ए इज द राइट आंसर, महासंस्कृतम मोस्ते। 86 का क्या हो गया, 86 का बी, 86 का बी अहम एवं मन्नेर इज द राइट आंसर। अब बात करें 87 की, तो 87 का हो गया दोस्तों, 87 का सी अहम आपन गच्छामी इज द राइट आंसर, और 88 का हो गया पंच धातु का अक्त प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा, 88 का क्या हो गया, पंचती इज द राइट आंसर। 89 का हो गया क्या, 95, पंचमती संख्या है 95 हो गई, और 90 का हो गया क्या, 90 का हो गया सर्वत अधुना उरी, यानी कि ए, 90 का इज द राइट आंसर, सर्वत अधुना ऊपरी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की, गणित 91 क्वेश्चन से दोस्तों। त्रिभुज एबीसी के मध्य बिंदु क्रम से डी ई एफ है, ज्ञात कीजिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। तो देखो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, बट ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 91 का डी इज द राइट आंसर, लेकिन ट्राइंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल इसके बराबर होगा दोस्तों। अब वहीं 92 की बात करें, 92 का ऑप्शन होगा, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य बराबर ए, ज्यामिति माध्य जी, हरात्मक माध्य एच हो तो क्या होगा दोस्तों। तो इस कंडीशन में दोस्तों जो माध्य होता है, मीन होता है, वो क्या होता है, ग्रेटर होता है एक दूसरे से, तो ए ग्रेटर देन और इक्वल टू जी एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू एच के, तो 92 का इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रम से 5 तथा 36 है तो उनके व्युत्क्रमों यानी कि उनके उल्टा होने का रेसिप्रोकल आंसर पूछ रहा, अंतर क्या होगा दोस्तों। तो ये होगा 5/36, 93 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, बात करें 94 की, क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एक मिनट इधर आ जाते हैं। तो यह है 20वीं सदी में स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो ये 20वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो ये कौन थे, श्रीनिवास रामानुजन दोस्तों। 94 का इज द राइट आंसर। 95 कह रहा है, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 वर्ग मीटर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है, यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल दोस्तों। तो 95 का देखो कैलकुलेट करोगे दोस्तों, तो इसकी कमरे की ऊंचाई दे रखी है और लंबाई और चौड़ाई की दुगनी है, तो निकाल सकते हो जिली। तो 95 का हो गया सी, यानी कि 200 क्या होगी, वर्ग मीटर दोस्तों। 95 क्या हो गया, बी इज द राइट आंसर, 200 सी इज द राइट आंसर। 96 की बात हो रही है, यदि 10 की घात 3x बराबर 125 हो तो 10 की घात -2x का मान कितना होगा दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1/25 होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आप 5 की घात को 3 से कर देंगे तो x बराबर क्या निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा इस तरीके से दोस्तों। तो वहाँ 10/100 कर लोगे तो इस तरीके से चीज़ें क्या हो जाएंगी, निकल के आ जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 97 हो गया दोस्तों, पढ़ो क्या है। 1,60,675 को 1,60,075 को 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल इतना और शेषफल इतना है तो भाजक पूछ रहा है दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, इस 97 की बात हो रही है, तो 97 का क्वेश्चन ए इज द राइट आंसर। 96 होगा 96। 98 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या क्या होगी। तो 98 की बात हो रही है दोस्तों, 98 में क्या होगा, 15 होगी दोस्तों, क्या होगी, 15 अभाज्य होंगे दोस्तों। 99 की बात करें, दो संख्याओं किसकी बात है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है तथा बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग 71 है, वे संख्याएं दोस्तों कौन सी हैं। सिंपल है, 99 का ए 14,5 दोस्तों, कितनी होगी, 14 और 5 दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 है दोस्तों, एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी भुजा दे रखी है उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, आयत की चौड़ाई याद करनी है दोस्तों। सिंपल हो गया, 100 का सी 4 सेंटीमीटर। 101 की बात करें, यदि इतने का मान होगा तो 101 का हो गया 2, ए इज द राइट आंसर। 102 5 जनवरी 1991 को क्या है, शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा दोस्तों, कौन सा दिन होगा बताओ। सिंपल है दोस्तों, मंगलवार होगा, यानी कि एक दिन पूछ के आगे बढ़ जाएंगे 2 दिन के लिए, तो शनिवार इतवार सोमवार मंगलवार हो जाएगा। 102 का हो गया डी। 103 की बात करें दोस्तों, क्या है 103 का आंसर, 103 समझो,
हल करना है इसको 103 को। ऑप्शन 103 का हल करने के बाद पता चला कि ऑप्शन का है सी, 103 का 3 11/64 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें। एक त्रिभुज की रचनाएं करने के लिए संभव भुजाएं हैं, तो भुजाएं कौन कौन सी संभव है दोस्तों, सिंपल समझो। तो डी इज द राइट आंसर। 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। आप वो लगा सकते हो कि भैया कर्ण स्क्वायर बराबर होता है ना बेस आधार प्लस, और वो होता है ना कर्ण बराबर आधार प्लस वो होता है लंब प्लस आधार स्क्वायर का स्क्वायर होता है, यानी कि इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये वाली भुजा बराबर होती है लंब, और ये होता है बेस का दोनों का स्क्वायर हो जाता है। इस तरीके से ट्रायंगल बन सकता है। तो इसका ऑप्शन डी हो गया 104 का डी। 105 की बात कर रहे हैं, तो 105 है इतने इतने का आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ये हो गया ए। क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि सबसे आरोही क्रम में करना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है दोस्तों। तो सबसे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा ये समझो। तो सबसे जो घातांक कम है वो क्या होगा, बड़ा होगा, और बाकी के छोटे होते चले जाएंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में आप लगाएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे पहले छोटा कौन सा है, 4, ये 5 हो गया, ये क्योंकि इसकी घात सबसे ज़्यादा है। तो 105 का ए हो गया। 106 समझो, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत होगा दोस्तों, कितना होगा, 33.5% है। 33 सही, 1/3% हानि होगी दोस्तों, इसमें लॉस होगा। तो बी इज द राइट आंसर। 106 का बी हो गया। 107 की बात करें, 1,21,000 एक क्या है, 12 लाख जो भी है, 1,21,012 को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। तो शेषफल आएगा कितना दोस्तों, शेषफल की बात हो रही है 12 से भाग देने पर, तो शेषफल आप देख लो करके 4 आना चाहिए। 107 का डी इज द राइट आंसर, 4 आना चाहिए, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 108 की बात हो रही है दोस्तों। 108 का क्या है, इतने को इतने से उड़ने इकाई का अंक क्या है, तो 8 6 48 हो गया, 48 में 9 8 72, 2 दूनी 4, 4 आ गया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, 108 का हो गया डी। ठीक है, अब आते हैं 109 पे दोस्तों। दिए गए आंकड़ों को माध्य यदि 4.5 है तो उसका माध्यक क्या होगा दोस्तों, तो क्या होगा, उसका माध्यक होगा 109 का डी 4.5। 110 की बात करें, सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है, किसको दिया जाता है, आर ए फिशर। 110 का सी, आर ए फिशर को दिया जाता है। 111 की बात करें, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होंगे दोस्तों, सिंपल है 111 का दोस्तों, बहुलक और माध्यक प्रभावित होंगे। ऑप्शन डी, यानी 111 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। 112 की बात करें, 5 सेंटीमीटर बाजू वाले घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर इसे एक इस घन सेंटीमीटर वाले घनों में काटा जाता है तो एक घन सेंटीमीटर वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा दोस्तों, कितने होगा, 54, यानी 112 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों, 54 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 113 की तरफ। 113 है, पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। पंचभुज की बात हो रही है दोस्तों, सिंपल है, पंचभुज का कितना होता है, लगा दो, पंचभुज हो गया तो इसका होता है 540। पंचभुज के अंतः कोणों की बात हो रही है दोस्तों, अंतः कोणों का जो योग होगा वो होगा 540, 5 भुज के दोस्तों। तो 113 का डी इज द राइट आंसर। 114 की बात हो रही है, एक खंबे को 4/7 भाग कीचड़ में धंसा है, जब धसे हुए भाग का 1/3 भाग बाहर खींचा जाता है तो पाएगा कि 8 मीटर का खंबा अभी भी कीचड़ में है। खंबे की पूरी माप क्या होगी दोस्तों, तो 114 का हो गया सी, 21 मीटर होगी खंबे की माप, 21 मीटर। वहीं 115 की बात करें, ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो आप इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे दोस्तों, कितनी इफिशियंसी है, तो 115 का हो गया बी। जब ए बी 12 में कर रहा है, दो मिलकर 12 में कर रहे हैं, तो ए अकेले उस काम को 10 दिन में कर लेगा। ठीक है दोस्तों, ए अकेले उस काम को कितने 10 दिन में, थोड़ा गलत हो रहा है मुझे लग रहा है, इसका ऑप्शन होगा, सॉरी दोस्तों, ए 30 दिन होगा, ए अकेले उसी काम को ज़्यादा दिन में कर पाएगा। तो इसका क्या हो गया, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 116 की बात करें, 14 इतने का महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, यानी कि HCF पूछा है दोस्तों, तो कितना होगा 7/330। ठीक है, 116 का होगा सी। अब 117 की बात करें कि इतने का वर्गमूल पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा, 117 का होगा ए √2 + √5, 117 का ए हो गया। अब 118 की बात करें, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है, यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर लंबी है तो इस आकृति का परिमाप क्या होगा। तो क्या हो गया, क्या होगा इसका, 118 का 6 सही 2/3 सेंटीमीटर हो गया। 118 का सी इज द राइट आंसर। 119 की बात करें,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है दोस्तों? कौन सी होती है? ये होती है 11, 43, 45। 119 का सी इज द राइट आंसर। पाई क्या है दोस्तों? पाई आपको सबको पता है, एक अपर में संख्या है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम 121 पे। किस पे? 121 पे पर्यावरणीय अध्ययन की बात कर रहे हैं दोस्तों। ध्रुव तारा कहा जाता है, किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को, यानी कि 121 का सी इज द राइट आंसर। ध्रुव तारा किसे जाता है? उत्तरी तारे को कहा जाता है दोस्तों। किसको? उत्तरी तारे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था दोस्तों। तो 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर को प्रारंभ किया गया था। बी इज द राइट आंसर। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस में है? ये आपके मध्य प्रदेश में। 123 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 124 की बात करें, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ? लखनऊ समझौते की बात हो रही है दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो ये हुआ था कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य में दोस्तों। 124 का सी, 1916 में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था दोस्तों। 125 की बात करें कि जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो 125 का क्वेश्चन हो गया गुजरात में। 125 का बी गुजरात में है। अब क्वेश्चन नंबर 126 है, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है दोस्तों। कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? यानी कि बोलता है कार्बन जैसे बोलता है C20 इस तरीके से वह प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां एवं सामग्रियों के आयु मापन को, उनकी एज को मापता है कार्बन डेटिंग। ठीक है, उससे कार्बन से पता चलता है कि ये कितने पुराने हैं या किस तरीके से हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात करें संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया? कब राष्ट्रगान को अपनाया? तो यह बी इज द राइट आंसर, 24 जनवरी 1950 को। 127 का बी। बायो मैग्निफिकेशन क्या है दोस्तों? 128 का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो बायो मैग्निफिकेशन है कि भाई समय के साथ ऊतक जो होते हैं टिश्यूज, उसमें विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन। यानी कि नीचे से क्या करता है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो है 128 का ऑप्शन हो गया क्या? सी। 129, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक है? दो तरीके के घटक होते हैं दोस्तों, जैविक और अजैविक, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक। तो अबायोटिक घटक की बात हो रही है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, ये अजैविक घटक की बात हो रही है, यानी ये एबायोटिक की बात हो रही है। तो जिसमें कार्बन होता है उस तरीके से बायोटिक होते हैं। तो ये हो गया फंगी, मृदा, फास्फोरस, प्रोटीन। तो ये हो गया फंगी, यानी कि कवक जो है क्या है? इसका अजैविक घटक, एबायोटिक घटक है दोस्तों। फंगी दोस्तों क्या है? एबायोटिक है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है दोस्तों। कहाँ पर है ये? ग्रीन पीस का एम्स्टर्डम में। 130 का ए है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में है दोस्तों। ठीक है, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में है दोस्तों। ठीक है, 131 की बात करें दोस्तों भाई कि निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है पीसीएस वगैरह में। तो 131 का क्या है? ऑप्शन नंबर, वैसे पश्चिम बंगाल होना चाहिए इसका आंसर दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही ऐसा हुआ है। पश्चिम बंगाल जो है गंगा के किनारे, वहाँ पर आर्सेनिक का जल प्रदूषण सर्वाधिक है। तो 131 का डी इज द राइट आंसर। 131 का डी। पर बिहार में भी इस समय न्यूज़ में चल रहा था, बिहार में भी हो सकता है, लेकिन डी इज द राइट है। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि ये रेन शैडो प्रभाव में पड़ते हैं दोस्तों। जो दक्कन शुष्क हैं इस तरीके से पहाड़ हैं, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ से तो बारिश हो जाती है, ये वाला एरिया बारिश के बिना रह जाता है, इसलिए वो शुष्क है, यानी कि क्या है? ड्राई है, बारिश नहीं होती। तो रेन शैडो एरिया में आता है ये। ठीक है दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 133 की। किसकी? 133 क्वेश्चन की। 133 कह रहा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1972 में। 133 का ए इज द राइट आंसर। 134 की बात करें, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सूर्य विकिरण कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहलाता है सूर्य ताप, उनकी इंसोलेशन कहते हैं, जो ऊपरी सीमा प्रति इकाई क्षेत्र में पाई जाती है। 134 का क्या? सी। 135 की बात करें, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कहाँ से लिया गया? ये रसिया से लिया गया, USSR से। तो रसिया से लिया गया मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। जो मौलिक कर्तव्य हमारे वो क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है और एनफोर्सेबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है, वैसे मौलिक कर्तव्य नहीं है, उनको मानना ही हमारा उद्देश्य, हमें माननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 136 है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? शांत घाटी में, साइलेंट वैली जो केरल में है, वहाँ में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, जो कि केरल में है दोस्तों। 137 की बात करें दोस्तों कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बात हो रही है।
उसके संबंध में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक स्वच्छ ईंधन है, बात सही है। उच्च ऊष्मीयमान है, ये भी सही है। नीले ज्वाला से जलने वाला, ये भी सही है। तो मीथेन का उत्सर्जन नहीं करता है ये, तो इसलिए क्या है, डी गलत है एलपीजी के रिगार्डिंग। 138 क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं तो जैविक तथा अजैविक पदार्थ, मैंने पहले ही बताया ये घटक है दोनों, तो 138 का बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। अब बात करते हैं कि 139 क्वेश्चन नंबर की मकर रेखा है दोस्तों। तो मकर रेखा क्या है दोस्तों? बहुत सिंपल है, 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा होता है। देखो जैसे इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ये आपका ग्लोब है, इस तरह से ये 0 डिग्री है इक्वेटर, ये हो गया कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ में, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। और ये होगा क्या, कैंसर यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ में दोस्तों, ठीक है। तो ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा, ये हो गई कर्क रेखा, ये हो गई मकर रेखा, तो जो कि साउथ में है। तो ए 139 का ए इज द राइट आंसर दोस्तों। 140 की बात करें, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था दोस्तों? इकोसिस्टम को किया था डॉक्टर ए.जी. टॉन्सले ने। 140 का बी इज द राइट आंसर। 141 की बात करें, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है दोस्तों, कौन सा होता है दोस्तों? 141 का बी मांसाहारी दोस्तों है। घास भूमि क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले क्या है, प्रोड्यूसर पाया जाता है, जैसे पौधे प्लांट, उसके ऊपर एल्गी वगैरह, उसके ऊपर क्या होता है, लोमड़ी खरगोश वगैरह, उसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके से मांसाहारी भेड़िए वगैरह, शेर, चीता और लॉयन, इस तरीके से। तो मांसाहारी जो होता है वो क्या होता है, उपभोक्ता होता है सबसे उच्च स्तर पर दोस्तों, ठीक है। तो 141 का बी इज द राइट आंसर। 142 की बात करें, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है वह क्षोभ मंडल से होता है, ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर, फिर ऊपर होता है आयन मंडल, उसके ऊपर और बहुत सारे मंडल होते हैं, ठीक है। समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, फिर समताप मंडल, इस तरीके से। 143 की बात करें, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है दोस्तों, कब किया गया था? 11 दिसंबर 2002 की बात है दोस्तों। तो ये 143 का डी इज द राइट आंसर। 144 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? पर्यावरण के संरक्षक में सहायक होती है। देखो ये न्यूज में भी चल रहा है, जैविक खेती करो दोस्तों, तो 144 का डी आंसर, क्या करो, जैविक खेती करो, तो 144 का डी इज द राइट आंसर दोस्तों। अम्लीय वर्षा संबंधित है, एसिड रेन दोस्तों किससे होती है? सल्फ्यूरिक एसिड से। 145 का बी इज द राइट आंसर। WWF यानी 146 की बात कर रहे हैं, WWF से आशय है, ये क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, WWF की बात हो रही है। 146 का ए इज द राइट आंसर। 147 की बात करें, फूलों की गाड़ी अवस्थित है, ये कहाँ अवस्थित है दोस्तों? उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में दोस्तों। 147 का डी इज द राइट आंसर। 148, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी प्रमुख रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो क्या है दोस्तों? 148 का बी, केंद्रीय प्रदूषण यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, CPCB की बात हो रही है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित है। 149 की बात करें, कोटापैक्सी एक जागृत क्या एक्टिव वल्केनो है जो अवस्थित है दोस्तों, ये क्या है? 149 का ए, ये एंडीज में है दोस्तों, किसमें है? एंडीज में है, और ये इक्वाडोर में है, इक्वाडोर जो देश है वहाँ पर है। 149 का ए। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है, सांगपो तिब्बत में जानी जाती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से होते हुए उसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। तो 150 का ए इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये थे आपके 150 क्वेश्चन जो हमने कंप्लीट करा दिए आपको। आई होप आप पूरा पेपर को मैच कर रहे होंगे, और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। ये तो आपकी यूपी टेट की 23 जनवरी 2022 को होने वाली परीक्षा का पहला पेपर सेट बी था दोस्तों, ये सेट बी का पेपर था जो 23 जनवरी 2022 को हुआ है, पहली पाली में वो पेपर था दोस्तों। हमने सारा पेपर आपको अच्छे से समझाया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। उसके बाद हम एक और कट ऑफ निकालेंगे कि कितना इसका स्कोर जा सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल।